हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 की हिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कराऊंगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो पार्ट 1 में क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल है, वह यह जानना चाहती है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, यह कोई कैसे जान सकता है। हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर हमें कल के बारे में जानना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। और यदि पिछले साल के बारे में जानना हो तो हम यह किसी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं। और लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था, यह हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमें अतीत को जानना होगा। और अतीत में हम क्या क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे थे, शिकारी, पशुपालक, किसान, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिकों की जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, बच्चे कैसे खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, क्या नाटक देखते थे और क्या वो गीत गाते थे, यह भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। कई लाख वर्ष पहले तक लोग इसी नदी के तट पर रहे हैं। आरंभिक लोगों में से कुछ जो थे वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगल थे, वहाँ की विशाल जो संपदा होती है उनसे परिचित थे, जिससे भोजन के लिए फल, जड़ इत्यादि इकट्ठा करना ये उनका काम था, क्योंकि वो शिकारी थे। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं, वहाँ पर 8000 वर्ष पहले तक स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हमारी उत्तर पश्चिम में ये रही, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, और बकरी, भेड़, बकरी, गायें, बैल जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया और ये लोग गाँव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है, जहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और चावल को उपजाया गया था। और विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी ये कहाँ पर है? ये हमारी विंध्य पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर हमारी है गारो पहाड़ियाँ। ये हमारी गारो पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन सी होती है? जो एक नदी जो होती है, जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ जो नगर हैं वो बहुत फले फूले। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहीं पर हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में मगध, यानी कि जो अब बिहार के नाम से जाना जाता है, वह एक बहुत शक्तिशाली था और एक विशाल राज्य स्थापित किया हुआ था। लोगों ने सदैव जो है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय, ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण जो यात्रा तो जोखिम भरी होती थी पर असंभव नहीं होती थी। पर लोग फिर भी जैसे काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे विजय हासिल करने के लिए जाती थी और कभी कभी मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। धार्मिक गुरु लोग शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कस्बे से कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग रोचक स्थानों की खोजने की चाह में जाते थे। लेकिन आजकल यात्राएं लोग क्यों करते हैं? आजकल लोगों में क्यूरोसिटी है, पहाड़ पर्वत देखना, इसलिए लोग आजकल घूमना पसंद करते हैं, पर्वतों की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। और आवागमन ने हमारी संस्कृति को क्या किया है, समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों तक से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब आ जाते देश का नाम। जो हमारे देश का नाम है, जो इंडिया है, वो कैसे पड़ा है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। जो पूर्व में जो स्थित था उसे इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में ही मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। हमने अतीत के बारे में कैसे जाना?
अतीत की जानकारी हमें कैसे मिली है? कुछ पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हमें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा से निकला है और मैनु का अर्थ है हाथ से। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये जो है ये पांडुलिपि है एक। कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने नष्ट कर दिया और कुछ आज भी सुरक्षित हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में मिलती हैं जिनमें धार्मिक मान्यताएं हैं, व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि, विज्ञान आदि इन सब में लिखी हुई चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है एक पत्थर पर अथवा किसी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण करवाए जाते हैं या गोदे जाते हैं। कभी कभी शासक जो है अन्य अपने आदेशों को या अपनी जो उनकी विजय होती है उनको लिखवा देते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ें और उनका पालन करें, जिनमें रानियों सहित स्त्री पुरुषों के अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए गए हैं। ये है एक 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था, ये वाला। और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, उनके बारे में जानकारी निकालता है, वहाँ के अवशेषों को पढ़ता है या उनको सर्च करता है, जैसे ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियाँ। ये एक पात्र है 4700 वर्ष पुराना और ये जो हैं ये सिक्के हैं उस टाइम के। पुरातत्वविद जो होते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। और कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी की बनी होती हैं, धातु की बनी होती हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। उससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं और जले हुए जो रूप होते हैं उनको भी वो सर्च करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो सकता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं एक जासूस की तरह होते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत को अनेक क्यों कहा गया है या फिर एक क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। सबका जीवन अलग अलग था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर, फल फूल तथा संग्रह करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, इसलिए अतीत को एक या अनेक कहा गया है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि पूछे, उस दिन तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 वर्ष या इस तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व की जो तिथियाँ थी वो ईसा से पहले की हो जाती हैं, उन्हें ईसा पूर्व कहते हैं। अब आते इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ईसा पूर्व होता है। और कभी कभी तिथियाँ AD, हिंदी में E,
लिखा जाता है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रायः प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले के लिए हुआ हो। तो हमारा पाठ 1 पूरा हो गया है। 10 मिनट के अंदर हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है। तो थैंक यू सो मच।